A very good morning to all of you, and once again you are most welcome on my YouTube channel जेम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल जेम रैंक बूस्टर पर। तो आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरी क्लास का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन अभी क्लास जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक कुछ आनंद लेने वाला नहीं है। कुछ सिद्धांतों की, कुछ वैज्ञानिक मतों की बात हो रही है और कुछ चीज़ें समझने को थी। हमने ब्रह्मांड को समझा, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद हमने आकाश गंगाओं को समझा और आकाश गंगा के साथ में सौरमंडल की उत्पत्ति हुई और सौरमंडल के मुख्य पिंड सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अन्य खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्काश, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और अन्य पिंडों का हमने बारी बारी अध्ययन किया। और उसके बाद इनके चारों तरफ घूमने से और इन पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर कुछ घटनाओं का घटित होना, उन घटनाओं में हमने ज्वार भाटा, कोरियालिस प्रभाव या कोरियालिस फोर्स और रात दिन का छोटा बड़ा होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना और किस प्रकार ज्वार भाटा आता है, उन सभी चीज़ों को हमने देखा। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार समय का निर्धारण किया जाता है, यानी एक हमने जीएमटी का अध्ययन किया, उस रेखा का अध्ययन किया जिसको हम मानक मानते हुए विश्व के समस्त स्थानों का समय का निर्धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने आईडीएल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किया और देखा कि किस प्रकार से 180 डिग्री देशांतर विश्व भर में तिथि का निर्धारण करती है और उन रेखाओं को जाना जो अपने आप में या तो वो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए या फिर अन्य किसी उद्देश्य से पृथ्वी के ऊपर कुछ खिंची हुई काल्पनिक रेखाओं का हमने अध्ययन किया, जिनको हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और उन्हीं रेखाओं में कुछ रेखाओं को नाम दिया गया है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उनको भी हमने बारी बारी से समझा। तो मैंने कहा जैसे हमने अभी तक एक सामान्य भूगोल को समझा और सामान्य भूगोल के बाद मैंने कहा था आपसे कि हम अध्ययन करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का, यानी भौतिक भूगोल का, यानी हम जो अपने आसपास जैविक एवं अजैविक जितना भी वातावरण जिसमें पहाड़, महासागर, पर्वत, नदी या कुछ भी किसी प्रकार का या मनुष्य को हम जो भी चीज़ देख पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो वो हमारा भौतिक भूगोल का क्या है, हिस्सा है। तो आज हम भौतिक भूगोल पर बात करने वाले हैं और चूंकि जितना भी आपको भौतिक जगत दिखाई देता है वो सारा का सारा पृथ्वी पर है। चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसलिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस पर ये सारा का सारा जीवित समुदाय रहता है, जिस पर हमें इतनी सारी वनस्पति, इतने बड़े बड़े महासागर और स्थलीय भाग, कभी पहाड़ तो कभी पठार, कभी पहाड़ी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े जलाशय, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियों को हम देखते हैं, तो हम क्यों ना इस पृथ्वी को एक बार ये देख ले कि आखिर इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, यानी पृथ्वी कैसे बनी। तो जब हमने सौरमंडल को देखा, एक चीज़ तो हमने देखी, हमने किसी एक बात की कि सौरमंडल की उत्पत्ति की कि सौरमंडल कितना पुराना है। तो हमने देखा कि सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ब्रह्मांड का अध्ययन किया जो कि 13.8 अरब वर्ष पहले बना हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड के बाद सौरमंडल लगभग ये मान के चलिए कि 8 अरब वर्ष बाद, कहीं ना कहीं 8 साढ़े 8 अरब वर्ष बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई और सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो हम देखेंगे कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, कैसे हुई। तो जान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ अर्थ या फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आखिर वो
अर्थ जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह समस्त समुदाय, जंतु समुदाय, जीवित समुदाय या पर्यावरण या भौतिक चीज़ें जो भी आपको दिखाई दे रही है, वो कैसे बनी होगी, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का क्या है, एक प्रमुख ग्रह है, वो तीसरे क्रम का सौरमंडल का ग्रह है। और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण यानी सौरमंडल के साथ हुआ होगा और उसकी आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति को समझने हेतु विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, यानी कुछ प्रयोग किए गए होंगे और वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ अलग अलग थ्योरीज दी गई और उन थ्योरीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे की कहानी क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी होती है, उनको हम अद्वैतवादी सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरीज के नाम से देखते हैं। अब ये अद्वैतवादी सिद्धांत होता क्या है, मोनोस्टिक होता क्या है, यानी जहां एक तारे से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति देखते हैं। यानी आप देखेंगे कि यहाँ अद्वैत यानी मोनिस्टिक थ्योरीज में ये देखेंगे कि यहाँ यह मत दिया जाता है कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति एक सूर्य से, एक तारे से हुई है। और यहाँ द्वैतवादी सिद्धांत यानी उस ग्रहों की उत्पत्ति में एक तारा नहीं बल्कि 2 तारे क्या थे, शामिल थे। वो कौन सी थ्योरीज है वो हम बाद में देखेंगे। अभी समझेंगे कि ये उस प्रकार के सिद्धांत है जहाँ एक तारे से समस्त ग्रहों का निर्माण या उत्पत्ति मानी जाती है। और दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत या डुअलिस्टिक थ्योरीज, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को या बाकी ग्रह और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा जाता है। और इन दोनों को छोड़ दे तो कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी सामने आती है। तो देख लेते हैं कि हम पहले देख लेते हैं मोनोस्टिक थ्योरीज, यानी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक तारे से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहली नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि लाप्लास द्वारा 1796 में या 1796 में दी गई, और ये निहारिका परिकल्पना है। तो निहारिका मतलब कोहरा यानी धुएं जैसा दिखने वाला, निहारिका नेबुलर यानी नेबुला एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है कोहरा या धुएं जैसा दिखने वाला। अब देख लेते हैं कि क्या है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो उनका मानना था, लाप्लास का मानना था कि बहुत पहले सूर्य और ग्रह अलग अलग नहीं थे, यानी जिस सौरमंडल को आज हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सूर्य बीच में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन लाप्लास का मानना था कि बहुत पहले सूर्य और ग्रह अलग अलग नहीं थे, यानी पृथ्वी और सूर्य एक जगह आपस में मिले हुए थे। सब कुछ एक बड़े गैस और धूल के बादल में मिला हुआ था, एक गैस और धूल के बादल में मिला हुआ था। यानी जो मैंने आपसे बताया कि निहारिका परिकल्पना, इसका मतलब ये हुआ कि सब धूल के बादल यानी कोहरे में, आप कोहरे जैसे दिखने वाले थे, उसमें धूल के बादल और गैस शामिल थे। इसे ही निहारिका यानी निबुला कहते हैं। यानी सब कोहरे जैसा दिखने वाला था और सब एक जगह, सब कुछ एक जगह इकट्ठा था, न सूर्य था न कोई ग्रह था, एक धुएं के आकार में सब एक जगह इकट्ठा था। यह निहारिका धीरे धीरे घूमने लगी, यानी वो धूल के कण और धूल एक साथ धीरे धीरे घूमने लगी और घूमते घूमते इसके बीच का हिस्सा ऊपर उठा और वहीं से क्या होता है कि वो बीच वाला हिस्सा ही सूर्य कहलाया।
बीच वाला हिस्से सूर्य बन गया और बाहर के हिस्से टूटकर उसके जो बीच वाला हिस्सा ऐसे घूमने से बीच वाला हिस्सा ऊपर उठा और बाकी हिस्से साइड वाले हिस्से टूटकर ग्रह बन गए। इन्हीं ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत दिए गए तो लाप्लास द्वारा 1796 में एक मत दिया गया और उनके द्वारा कि सब कुछ उन्होंने बताया कि ये सब सूर्य ग्रह ये सब कुछ नहीं था, ये सब एक जगह मिला हुआ था और ये आपको धूल के रूप में, धूल और कणों के एक मिश्रण के रूप में सब एक जगह इकट्ठा था और वो ऐसे घूमता हुआ उसका बीच का भाग उठा और वो उठा हुआ भाग दिखाई देने वाला सूर्य बना और बाकी साइड वाले हिस्से टूट करके ग्रह बने और उन्हीं में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी। तो ये पहला मत है जो अद्वैत संकल्पना यानी अद्वैत थ्योरी को के साथ दिया गया, यानी एक चीज से सभी टूटकर बने। इसमें एक तारे की बात की गई है। अब देखते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत और उसके अंदर ग्रहाणु परिकल्पना यानी प्लेटेनेसिमल्स हाइपोथेसिस, इसको प्रतिपादित करने वाले चैम्बरलिन एवं मोल्टन, और यह परिकल्पना 1904 में दी गई। और यह ऐसी पहली परिकल्पना थी कि जिसमें बताया गया कि समस्त ग्रह और हमारी पृथ्वी एक नहीं बल्कि दो तारों से मिलकर बनी हैं। और ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार बहुत पहले सूर्य अकेला था। इस वाली परिकल्पना के अनुसार यहाँ सूर्य अकेला था, लेकिन होता क्या है कि एक विशाल तारा यानी सूर्य के जैसा ही सूर्य के पास से गुजरा एक दूसरा तारा सूर्य इस परिकल्पना के अनुसार, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार एक सूर्य पहले से था और एक दूसरा सूर्य या तारा उसके पास से गुजरता है और पास से गुजरने के कारण उस तारे के आकर्षण यानी खींचने की शक्ति के कारण सूर्य से पदार्थ बाहर निकला। यानी एक दूसरा तारा हमारे सूर्य के पास से गुजरा और उस तारे की शक्ति कहीं ज़्यादा रही होगी, आकर्षण शक्ति कहीं ज़्यादा रही होगी, तो उससे उसने कुछ पदार्थ को बाहर निकाला और वो पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इसे ही हम ग्रहाणु कहते हैं। धीरे धीरे ये ग्रहाणु आपस में जुड़ते गए और बड़े पिंड बन गए, यही आगे चलकर ग्रह कहलाए। यानी आपने देखा कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार हमारा सूर्य पहले से था। और जो आपने पहले देखी नेबुलर थ्योरी निहारिका सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सूर्य और ग्रह पहले से थे, लेकिन वो एक धूल और कणों के रूप में थे, वो घूमते गए और बीच में सूर्य बना। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या समझ आ रहा है कि सूर्य पहले से है और उसके पास से एक दूसरा सूर्य गुजरता है और उस दूसरे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उस हमारे सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकलता है और वो पदार्थ बाद में टूट करके वो पदार्थ जुड़ते गए। पहले उसमें से बाहर निकला, यानी कि सूर्य का कुछ हिस्सा टूटा होगा और बाद में वो निकले हुए पदार्थ जुड़ते गए और बड़े ग्रह बने। और यही परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र भाग ठोस है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग ठोस है। तो अब हम द्वैत वाली यानी डुअलिस्टिक जो हाइपोथेसिस थी उसके अनुसार दूसरी एक परिकल्पना या जवारिया परिकल्पना या टाइडल थ्योरी को समझ लेते हैं, जिसको जेम्स जीन्स और जेफरी के द्वारा 1919 में दिया गया। तो इस परिकल्पना के अनुसार आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि पहली हमारी परिकल्पना नेबुलर थ्योरी थी। उसके अनुसार सूर्य और ग्रह धूल और कणों से मिलकर
चक्कर लगा रहे थे और बीच का भाग उठा जो सूर्य बना और बाकी साइडों के भाग टूट करके ग्रह बने। अब आपने देखा दूसरी ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार हमारा सूर्य पहले से था, एक दूसरा सूर्य उसके पास से जाता है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण हमारे सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकलता है और वो पदार्थ उसके चारों तरफ बिखर जाता है और वो मिल करके बड़े आकार के पिंड बने जो ग्रह कहलाए। और आप देखेंगे कि ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग ठोस माना जाता है। अब देखेंगे ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल थ्योरी। बहुत पहले सूर्य के पास से एक विशाल तारा गुजरा, यानी यहाँ तक ग्रहाणु और ज्वारीय लगभग एक जैसी बात दोनों परिकल्पनाओं में देखने को मिलती है। उस तारे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से सूर्य से लंबी, अब यहाँ ये चेंज हो जाती है। ये बात तो सही है कि एक हमारे सूर्य के पास से एक दूसरा तारा गुजरा और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे सूर्य से पहले वाले में क्या था कि कुछ टुकड़े निकले, लेकिन यहाँ एक लंबी धारी के रूप में पदार्थ बाहर निकल आया। लंबी धारी के रूप में पदार्थ बाहर निकल आया और वह पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। आप देखेंगे कि यहाँ विभाजन की बात हो रही है, टुकड़ों के टूटने की बात हो रही है, जबकि ग्रहाणु परिकल्पना में आपने देखा कि वहाँ छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ करके बड़े ग्रह बने। लेकिन यहाँ क्या है कि सूर्य से पदार्थ तो निकला और वो एक लंबी धारी के रूप में निकला और बाद में वो ठंडे होकर टूट गए, बिखर गए और वही टुकड़े ग्रह कहलाए। ये टुकड़े आपस में मिलकर बड़े पिंड बने और जिन्हें हम ग्रह जैसे पृथ्वी कहते हैं। यानी यहाँ क्या है कि वो गर्म पिंड मिले और एक बड़े ग्रह बने। यहाँ यह पदार्थ पहले ठंडा होता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े आपस में मिलकर बड़े पिंड बनते हैं जिन्हें हम ग्रह जैसे पृथ्वी कहते हैं। और दूसरी बात, ये परिकल्पना उससे बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि टाइडल हाइपोथेसिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइडल हाइपोथेसिस, पृथ्वी का जो सेंटर भाग है वो लिक्विड है। यानी ज्वारीय, आपको याद रखना है कि ज्वारीय परिकल्पना जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर दी गई, उसके अनुसार पृथ्वी का कोर भाग या सेंटर भाग या केंद्र भाग तरल है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आइए अब देखते हैं कि पृथ्वी के उत्पत्ति का वो आधुनिक सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा अनुमानिक या प्रमाणिक माने जाते हैं और वो किसी एक्सपेरिमेंट को आधार मानते हुए प्रमाणिक माने जाते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत आधुनिक निहारिका सिद्धांत, जिसको हमने पहले देखा, जो 1796 में देखा कि निहारिका सिद्धांत दिया गया, जो द्वैतवादी यानी मोनोस्टिक थ्योरी को फॉलो करता है। उसी के बाद फिर हम देखते हैं कि बाद में न्यू मॉडर्न निबुलर थ्योरी आती है और उसके अनुसार जिसको दिया गया स्मिथ और वान वेइजेस्कर के द्वारा दिया गया। यानी अब देखते हैं कि आधुनिक यानी मॉडर्न जो नेबुलर थ्योरी है उसके अनुसार कि क्या देखने को मिलता है। सूर्य बनने के बाद उसके चारों ओर गैस और धूल की एक चक्ति बनी। सूर्य बनने के बाद यानी जब सूर्य सौरमंडल का केंद्र बना होगा तो उसके चारों ओर एक धूल की चक्ति यानी तस्तरी के रूप में, प्लेट के रूप में ऐसे बनी होगी और इस गैस धूल के कण आपस में टकराते गए। जब वो राउंडली घूम रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपस में भी टकराए होंगे और जुड़ते गए, यानी वो आपस में घूमते गए होंगे और गर्म रहे होंगे, घर्षण के कारण आपस में टकराए होंगे, गर्म हुए होंगे, तो वो गर्म होकर के आपस में जुड़ गए होंगे
और धीरे धीरे बड़े पिंड बने, यही आगे चलकर ग्रह कहलाए। उनमें से एक है हमारी पृथ्वी। तो ये है हमारी मॉडर्न नेबुलर थ्योरी। तो देख लेते हैं, अब देख लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत। लेकिन ये बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति का तो दावा नहीं करता, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। और ये वो थ्योरी है जिसको सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत यानी पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताता है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसी से ब्रह्मांड बना और बाद में आकाशगंगाएं बनी और आकाशगंगा से सूर्य और फिर ग्रह बने और अंत में पृथ्वी बनी। यानी बिग बैंग थ्योरी का मानना है कि पहले ब्रह्मांड बना, फिर आकाशगंगाएं बनी और आकाशगंगाओं से सूर्य बने और सूर्य से क्या है ग्रह बने और तब हमारी क्या बनी पृथ्वी बनी। तो ये हमारी क्या है बिग बैंग थ्योरी है। तो ये वो मॉडर्न थ्योरीज है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को परिभाषित करती है। अब देखते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जियो का मतलब पृथ्वी और लॉजिक का मतलब लॉजिकल, यानी किसी लॉजिक के साथ पृथ्वी के बारे में, यानी प्रमाणों के साथ, यानी आपने किसी ना किसी रूप में उसको सिद्ध किया हो कि ये पृथ्वी इस प्रकार है। लॉजिक के साथ पृथ्वी का इतिहास कि वो किस प्रकार है, यानी समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आए, उस पर दिखाई देने वाले जीव जगत में क्या परिवर्तन आए, वो हम क्या है उसका इतिहास हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे। उस इतिहास को हम जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी में कैसे कर्मिक परिवर्तन होता गया, यानी समय के साथ परिवर्तन होता गया है। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी के निर्माण से अब तक हुए प्राकृतिक व जैविक यानी नेचुरल और बायोलॉजिकल परिवर्तन का अध्ययन ही भूगर्भिक इतिहास कहलाता है। यानी जो हम प्राकृतिक को देख रहे हैं या नेचुरल चीज़ों को देख रहे हैं और बायोलॉजिकल चीज़ों को देख रहे हैं, यानी उनमें किस समय के साथ में कैसे परिवर्तन हुआ। जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानेंगे तो वो परिवर्तन देखेंगे कि कैसे परिवर्तन समय के साथ में हुआ है। Geological history refers to the study of natural and biological changes on earth since its origin, यानी इसकी उत्पत्ति के साथ इसमें उपस्थित नेचुरल और बायोलॉजिकल चीज़ों में कैसे परिवर्तन हुआ, हम उसका अध्ययन यहाँ करेंगे। तो पहले देखेंगे कि कैसे पहाड़ बने होंगे, यानी वो ये अध्ययन कराएगा कि पहाड़ कैसे बने होंगे या पहाड़ों का जन्म कैसे हुआ होगा, महासागरों का बनना, जीवों का विकास, डायनासोर का आना और मानव का उत्पन्न होना और जलवायु परिवर्तन। यानी ये वो परिवर्तन हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ कहीं ना कहीं हुए होंगे। ये एक सोच मानव के मस्तिष्क में जरूर आती है कि ये चीज़ें कैसे बनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ बनी और ये चीज़ें कहीं ना कहीं कोई पहले तो कोई बाद में बनी होगी। तो इनको समय के साथ किस प्रकार रखा गया है तो वो देख लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं या समझते हैं या भूगर्भिक इतिहास की जब हम जानकारी जुटाते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास लगभग यानी सौरमंडल और ग्रहों का बनना 4.6 अरब वर्ष पहले माना जाता है। 4.6 अरब वर्ष पहले माना जाता है और वैज्ञानिकों ने इस लंबे समय को विभिन्न महाकल्प और महायुग में बांटा हुआ है। यानी हम ये समझ सके, समय का वर्गीकरण किया हुआ है ताकि हम समझ पाए कि किस प्रकार समय के साथ किस समय में कौन सी चीज़ों का उद्भव हुआ, किस चीज़ की उत्पत्ति समय के साथ किस प्रकार हुई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्कियन महाकल्प, आर्कियन इयोन, यानी
हम देखेंगे कि आज से लगभग 4 बिलियन वर्ष से पहले यानी 4 अरब वर्ष से और 2.5 अरब वर्ष के पहले तक, यानी सौर मंडल के बनने के कुछ समय बाद से और 2.5 अरब वर्ष पहले तक पृथ्वी पर, यानी ये 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष यानी इस 1.5 अरब वर्ष के अंतराल में पृथ्वी पर पहले कौन सी चीज़ों का उद्भव हुआ, कौन सी प्राकृतिक चीज़ें पृथ्वी पर बनी होगी, तो वो इस 1.5 अरब वर्ष में हमें को समझेंगे। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ जब पृथ्वी बनी होगी तो लगभग सब थ्योरी ये मानती है कि धूल और गैस के कण टकराए होंगे या ठंडी हुई होगी। तो इस जब हम पृथ्वी की सारी पृथ्वी की उत्पत्ति वाली थ्योरी समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर की बात होती है, और वो कहीं ना कहीं चूंकि हम धरातल पर रहते हैं तो उसका बाहरी आवरण कहीं ना कहीं ठंडा हुआ होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी की बाहरी ठोस पपड़ी बनी होगी। सबसे पहले जो अर्थ की आउटर लेयर है वो कहीं ना कहीं ठंडी हुई होगी और एक परत के रूप में बनी होगी। उसके बाद महासागरों का निर्माण हुआ होगा। ठंडी होने के बाद महासागर बने होंगे, और फिर जब पानी और स्थल एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ होगा। तो इसके बाद सरल जीव यानी बैक्टीरिया उत्पन्न हुए होंगे, और ऐसा माना जाता है कि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। हम किस समय की बात कर रहे हैं, यानी आज से 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष पहले हम एक सोच कर मानकर चल रहे हैं कि किन्हीं प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधानों के आधार पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि पहले ये चीज़ें बनी होगी, और इनका समय 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष के बीच रहा होगा। दूसरा, फिर हम देखेंगे प्रोटेरोजोइक महाकल्प, यानी इसका समय 2.5 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष से 54 करोड़ वर्ष पहले तक क्या है रहा होगा। 2.5 अरब वर्ष से 54 करोड़ वर्ष पहले तक रहा होगा। तो हम देखेंगे कि 2.5 अरब वर्ष से 54 करोड़ वर्ष के बीच में वायुमंडल में कौन से हमारी पृथ्वी पर कौन से वो परिवर्तन हुए होंगे। तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ी होगी, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ होगा, और शैवाल वह प्रारंभिक वनस्पति का बनना भी यहाँ शुरुआत हुई होगी। तो ये हम पढ़ेंगे प्रोटेरोजोइक महाकल्प के अंदर। यानी हमने देखा कि 4 से 2.5 वर्ष के अंदर की महासागर बने होंगे और बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ होगा, और शायद वायुमंडल में ऑक्सीजन ना रही होगी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2.5 करोड़ वर्ष से 54 करोड़ 2.5 अरब वर्ष से 54 करोड़ वर्ष पहले तक क्या हुआ होगा। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ी होगी, बहुकोश के जीवों का विकास हुआ होगा, और शैवाल वह प्रारंभिक वनस्पति का विकास या बनी होगी। अब देखेंगे पैलियोजोइक महायुग, पैलियोजोइक ईरा, जो कि 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 54 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष, और जिस अवधि को हम पैलोजोइक महाकल्प के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस समय ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं कि इस समय समुद्री जीवों का विस्तार हुआ, मछली, उभयचर वह कीट उत्पन्न हुए, और प्रथम वन बने, और अंत में विशाल विलुप्ति एंड विद मास एक्सटिंक्शन।
तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर अन्य अन्य प्रकार की प्राकृतिक व जैविक चीज़ों का विकास हुआ या वो चीज़ें समय के साथ उत्पन्न हुई होगी। अब देख लेते हैं मेसोजोइक महायुग, जो कि 25 करोड़ वर्ष से 66 मिलियन ईयर यानी लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा होगा, और इसी को हम डायनासोर युग के नाम से जानते हैं, एज ऑफ डायनासोर। यानी ये वो समय है जब डायनासोर का प्रभुत्व माना जाता है। प्रथम पक्षी और स्तनधारी का भी जन्म का समय यही माना जाता है, और ये वो समय है कि जब फूलदार पौधों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, और ये समय है 25 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष के बीच का समय। और लास्ट में अंतिम जिस पर मानव जन्म लेगा, मानव की उत्पत्ति होगी, वो होगा सेनोजोइक महायुग। स्तनधारियों का तीव्र विकास होगा, हिमयुग रहेगा, और मानव का उद्भव भी इसी के साथ होगा, और हिमालय जैसी नवीन पर्वतमालाएं बनेगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक और जैविक समुदाय का समय के साथ में परिवर्तन कि पृथ्वी पर किस प्रकार इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, या वो चीज़ें पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपरी भाग में कैसे, पृथ्वी की क्रस्ट पर कैसे बनी है, या कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। समय के साथ हमने इसका अध्ययन 5 भाग में पृथ्वी के उस युग को बांटकर सौर मंडल की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय के मानव के बनने तक उसको बारी बारी से बांट करके देखा। तो अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर किस प्रकार के अलग अलग सिद्धांत दिए गए और वो किस प्रकार बनी। और अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के भूगर्भिक इतिहास को, यानी ये तो हमने जान लिया पृथ्वी आखिर बनी कैसे होगी, कौन सी वो प्रक्रियाएं थी, हमने प्रक्रियाओं को जाना कि किन प्रक्रियाओं के अधीन पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। और अब हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद कैसे उस पर कर्मिक यानी समय के साथ एक क्रम में कैसे परिवर्तन हुए। अब हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ में ये जाना। अब हम देखेंगे, अब हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी, और सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम अध्ययन करेंगे, यानी पृथ्वी के जिस धरातल पर हम रहते हैं वहां से पृथ्वी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अंदर वाले भाग को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अंदर जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे कैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए ये एक सामान्य सी बात है कि हम पृथ्वी के अंदर तक कैसे जाएं। हम पृथ्वी के अंदर तो देख भी नहीं सकते, यानी जाना, पृथ्वी के अंदर जाना लगभग नामुमकिन सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और अन्य चीज़ों का या किसी एविडेंस का, प्रमाणों का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम जान पाए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है। ये जानने के लिए हमें कुछ और चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन कई बार मानव के मन में ये भी आया होगा कि क्यों ना हम एक गहरा गड्ढा खोदें और देखें कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो लेकिन मानव ने जब ये प्रयास किया तो ऐसा एक गड्ढा रसिया के अंदर खोदा गया, लेकिन रसिया उस गड्ढे को केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक खोद पाया और उसके आगे वो खुदाई नहीं कर पाए, यानी ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि पृथ्वी के अंदर कौन सी वो चीज़ें हैं और किस प्रकार किन चीज़ों के आधार पर हम उस बात की व्याख्या कर पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हम पृथ्वी के अंदर सीधे नहीं जा सकते,
हम कैसे पृथ्वी के अंदर जाए, हम पृथ्वी के केंद्र भाग तक कैसे पहुंचे, कौन सी वो मशीनें हैं कि जिससे हम ऐसा गड्ढा कर दे, ऐसे हम अंदर चले जाए, कौन सा यान है कि जो पृथ्वी के केंद्र भाग तक चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये तो जान ही लिया कि पृथ्वी के अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक प्रयास रशिया में मैंने बताया किया गया। सबसे पहले खुदाई, सबसे गहरी खुदाई कोला बोरहोल रसिया में की गई और यह खुदाई केवल लगभग 12 किलोमीटर तक हुई है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए निम्न आधार अपनाए। यानी कि लगभग जिसको हम 6400 किलोमीटर हम पृथ्वी की त्रिज्या को मानते हैं, ये वाला अगर हम पृथ्वी को यहाँ से ड्रिल करना चालू करें, ये 12,785 किलोमीटर ये पूरी है एग्जैक्ट फॉर्म में, लेकिन हम इसको यहाँ से यहाँ तक एक मोटा मोटी मान लेते हैं कि लगभग 6400 किलोमीटर है। और रसिया पहली बार इस 6400 में से 12 किलोमीटर, ओनली 12 किलोमीटर का एक खड्डा रसिया ने किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके 1% में भी नहीं हम खोद पाए ताकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को या अंदर के भाग को जान लें। तो अब हमें कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा और इसकी संरचना को समझने के लिए अब हमने कुछ आधार लिए या कुछ चीज़ों को बेस बनाया। और वो चीज़ें दो प्रकार की हो सकती है, एक उसमें प्राकृतिक चीज़ें हो सकती है, एक अप्राकृतिक, तो दूसरी प्राकृतिक चीज़ें हो सकती है। और अप्राकृतिक चीज़ों में उसकी डेंसिटी यानी वो कितनी ठोस या कितनी, जब हम अंदर को जाएंगे और देखेंगे कि गहराई के साथ किस प्रकार पृथ्वी में उसके ठोसपन में अधिकता या वो कम होती है, उसमें वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, वो हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि पृथ्वी के तापमान में जब हम पृथ्वी के अंदर कुछ दूरी तक जाएंगे तो तापमान किस प्रकार रिएक्ट करता है, यानी हम देखते हैं कि तापमान में वृद्धि या कमी आ रही है ताकि हम एक अनुमान लगा पाए कि पृथ्वी अंदर से गर्म है या ठंडी है, या वो दूरी के साथ कैसे कम ज़्यादा होती है। इसी प्रकार हम प्रेशर देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जब हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार दाब में अंतर आता है, वो ऊपर कम है या ज़्यादा है, उसके केंद्र भाग से या अंदर को जाने के साथ वो कम या ज़्यादा किस प्रकार दूरी के साथ होता है। और फिर हम देखेंगे उन नेचुरल सोर्सेस को जिसमें भूकंपीय तरंगे यानी भूकंप के समय जो कंपन आपको दिखाई देता है, और अभी हम भूकंप को भी अध्ययन करेंगे। और भूकंप जब आता है तो उसमें 3 तरह की यानी PSL यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव, यानी जो 3 तरह की तरंगें निकलती है भूकंप के साथ, हम जब उन तीनों तरंगों के अध्ययन से कुछ साक्ष्य बाहर आएंगे, कुछ प्रमाण देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि आखिर पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। फिर हम देखेंगे कि जो ज्वालामुखी आपको दिखाई देते हैं या आप देखते हैं, आपने समाचारों में कभी कभी सुना होगा कि उस देश में या किसी भी देश का नाम लाइक इंडोनेशिया या जापान या किसी भी देश का नाम आपने सुना होगा और देखा होगा कि वहाँ एक ज्वालामुखी फटता है और पृथ्वी के अंदर से कुछ आग रूपी या अग्नि रूपी आपको दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हमें उससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। उससे निकलने वाले पदार्थों से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। और अंतिम उल्कापिंड यानी पृथ्वी के साथ बने हुए एस्टेरॉइड उल्कापिंड जिनकी समय अवधि पृथ्वी के लगभग बराबर है, उनके आधार पर भी हम जो बाहर है हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के होंगे। उनकी विशेषताओं के आधार पर भी हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। अब देख लेते हैं पृथ्वी की त्रिस्तरीय संरचना, यानी
3 लेयर्स मॉडल ऑफ अर्थ। तो हम पहले ही सूर्य का अध्ययन कर चुके हैं और सूर्य के अध्ययन में ये देख चुके हैं कि हमारा सूर्य को हमने 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला भाग कोर और पहला भाग केंद्र और दूसरा भाग उसका विकिरण क्षेत्र और तीसरा भाग उसका संवहनीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार हम पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटकर देखेंगे। पृथ्वी को भी हम 3 भागों में बांटकर देखेंगे और उसमें एक पहला भाग, उसका बाहर वाला भाग, फिर उसके अंदर वाला भाग और फिर उसका केंद्र वाला भाग। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। यानी वैज्ञानिकों ने कुछ अनुसंधान किए और उन अनुसंधानों के आधार पर अलग अलग विशेषताएं उनको पृथ्वी के अंदर मिली होगी और उन विशेषताओं के आधार पर हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है, यह वर्गीकरण मुख्यतः भूकंपीय तरंगों के अध्ययन पर आधारित है। मैंने कहा कि जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करेंगे तो नेचुरल जो सोर्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम मुख्यतः मानते हैं भूकंपीय तरंगों को, जिसमें 3 प्रकार की वेव्स निकलती है। तो उन वेव्स की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी प्रॉपर्टीज है कि वो किस माध्यम में स्पीड से चलती है, कहाँ वो नहीं चलती है। तो उन वेव्स की विशेषताओं के आधार पर हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है। तो उन वेव्स के चलने के आधार पर, उनकी मूवमेंट के आधार पर हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया है और उसमें से सबसे बाहरी यानी पृथ्वी का वो भाग जिस पर हम रहते हैं, उस भाग को हम क्रस्ट कहते हैं या भूपरपटी कहते हैं। भूपरपटी यानी वो परतदार लेयर जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का वो भाग जिस पर हम रहते हैं। भूपरपटी यानी क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी यानी जिस भाग पर हम रहते हैं और पतली परत को भूपरपटी कहते हैं। यही वह भाग है जहां महाद्वीप, महासागर और जीवन पाया जाता है। यानी हम स्थलीय भागों को भी यहीं पर देखते हैं और बड़े बड़े समुद्र सागर भी यहीं देखते हैं और मानव जीवन भी पृथ्वी के बाहरी भाग जिसको क्रस्ट बोला जाता है, जिसको भूपरपटी बोला जाता है, वहीं जीवन भी क्या है, संभव है। तो हम पृथ्वी को 3 अलग अलग भागों में बांटकर देखेंगे और हमने देखा कि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग हम इसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं या कहे कि भूपरपटी के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा भाग यानी पृथ्वी के सेंटर और बाहरी भाग के ठीक बीच वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम बीच वाले भाग को हम मध्य मंडल, इस वाले भाग को हम मध्य मंडल या मेंटल के नाम से जानेंगे। हम पृथ्वी के बाहरी भाग को क्रस्ट, ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला भाग पृथ्वी का जो सबसे पतली परत के रूप में देखा जाता है, ये वाला भाग पृथ्वी का क्रस्ट के नाम से जाना जाएगा और बीच वाले भाग को, ये वाला भाग, इसको हम मेंटल के नाम से या मध्य मंडल के नाम से जानेंगे। भूपरपटी के नीचे स्थित सबसे मोटी परत को मेंटल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 83% आयतन इसी में है। यानी लगभग एक प्रकार की विशेषताएं रखने वाला और पृथ्वी पर एक बड़ा भाग किसका हिस्सा है, मेंटल का हिस्सा है और ये मेंटल वाला हिस्सा पृथ्वी के भूमध्य भाग में है। यानी आप देखेंगे कि धरातल की अलग प्रकार की विशेषताएं हैं तो वहीं पृथ्वी के भूमध्य भाग की अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। और फिर हम पृथ्वी के सबसे लास्ट और अंतिम या अंदर वाले भाग को हम केंद्र या कोर के नाम से जानेंगे और उसको हम देखेंगे कि पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत केंद्रक कहलाती है।
पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत केंद्र कहलाती है। यह मुख्यतः लोहा और निकेल से बनी होती है। तो आपने समझा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर समय के साथ कैसे चीजें बनी, अर्थात कर्मिक परिवर्तन को समझा कि किस क्रम में समय के साथ चीजों की उत्पत्ति हुई। तो अब हम पृथ्वी के भाग को देखा हमने कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने 3 भागों में बांटा। बाहरी वाले भाग को हमने क्रस्ट के रूप में जाना और बीच वाले भाग को हमने मध्य मंडल या मेंटल के नाम से जाना। और अब हमने लास्ट में देखा कि इसके बिल्कुल सेंटर वाले भाग को हम कोर के नाम से या केंद्र के नाम से समझेंगे। तो आगे हम इसी का अपनी पृथ्वी के इस पूरी बाहरी भागों के घनत्व, तापमान और दबाव इत्यादि को देखेंगे और फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं तक रखेंगे और सभी से मेरा एक निवेदन है, शेयर करते रहे ताकि अन्य छात्र और छात्राएं भी इन कक्षाओं का लाभ ले सके। और इन कक्षाओं को लगातार देखते रहिए और अपना आकलन करते रहिए। मार्केट में मिलने वाली किसी भी पुस्तक में आप क्वेश्चन और आंसर इन क्लास को करने के बाद करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको पता चलेगा कि मेरी जो अध्ययन मैं कर रहा हूँ वो किस दिशा में जा रहा है, क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं कहूँगा आप इनको क्लासेस को शेयर करते रहे और लगातार देखते रहे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।